हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। डियर, आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले ईवीएस के पूरे 30 क्वेश्चंस। और ये जो प्रैक्टिस सेट है डियर, ये दिसंबर 2018 का है। तो डियर, हमारा इंटेंशन है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2011 से लेकर 2022 तक का जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना, उन सारे क्वेश्चन को डिस्कस करना। इसके अलावा आपके जो भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहेगा ना, और 3 to 5 का जो भी एनसीईआरटी बुक है, ठीक है ना डियर, इसमें से कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं जो कि आपका एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। क्योंकि अगर आप 3 to 5 की एनसीईआरटी की बुक को आप कंप्लीट कर लिए ईवीएस का, तो डियर फिर आपको ना ईवीएस से पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप बेफिक्र होकर एग्ज़ाम दे सकते हैं, क्योंकि जो भी क्वेश्चन आएगा ना आपका सीटेट में, स्पेशली सीटेट की बात कर रही हूँ, आपका इसी बुक के अंदर से आएगा। तो डियर, इसी बात को ध्यान में रखते हुए 3 to 5 का ऐसे चैप्टर्स जिसमें से कि क्वेश्चन बनते हैं, उन सारे चैप्टर्स को हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो डियर, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं ना, तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और डियर, हम ऐसे छोटे छोटे यहाँ पे वीडियो अपलोड करते हैं ईवीएस का, जो ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जो कि आपका एग्जामिनेशन के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो डियर, हम और एक बात बताना चाहते हैं कि जब हम पेडालॉजी का क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ना, तो हम यहाँ पे आपको कुछ कॉन्सेप्ट बताएंगे, ठीक है ना, कुछ ट्रिक बताएंगे और कुछ कीवर्ड बताएंगे, जिसके अकॉर्डिंग आप जो है अपने ध्यान में रखिएगा। और इसी को पॉइंट, इसी बात की मतलब कि को दिमाग में रखते हुए आप ना पैडालॉजी के क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट है आपका कि विद्यालय में मिड डे मील के समय के लिए कौन सा सबसे प्रासंगिक है। पहला है आपका कि ये शिक्षण अधिगम की बहुत ही मूल्यवान समय को बर्बाद करता है। डियर, ये ना एक नेगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। तो पैडालॉजी में एक बात का ध्यान रखिएगा कि नेगेटिविटी की ओर कभी भी नहीं जाना है। हमें ऐसी ऑप्शन को ढूंढना है जिसमें कि सबसे ज़्यादा पॉजिटिविटी हो। दूसरा है आपका शिक्षण अधिगम के साथ इसको कोई लेना देना नहीं है। तो डियर, ये भी एक नेगेटिव सेंटेंस है, ठीक है ना। तीसरा ये है कि ये ईवीएस शिक्षण अधिगम के लिए एक अच्छा शिक्षण अधिगम का अवसर है। तो डियर, इसमें भी पॉजिटिव देखिए, इस ऑप्शन में ना कितनी पॉजिटिविटी है। और लास्ट वाला फोर्थ में देखिए, ये उन बच्चों के लिए है जो विद्यालय में खाली पेट आते हैं। तो डियर, इसमें भी पॉजिटिविटी है, लेकिन इसमें क्या बोल रहा है, सिर्फ उन बच्चों के लिए कि जो विद्यालय में खाली पेट आता है। और एक बात का ध्यान रखिएगा, जब भी हम पैडालॉजी का क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ना, हम कभी भी ना किसी भी पर्टिकुलर पर्सन के लिए बात नहीं करेंगे, यानी हम इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करेंगे, हम समावेशी शिक्षा की बात करेंगे, ठीक है। समावेशी शिक्षा हो गया, इंक्लूसिव एजुकेशन हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसा शिक्षा जहाँ पे हर बच्चे की बात की जाए, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ उन बच्चों के लिए बोला है डियर, तो ये जो है आपका सही नहीं हो सकता। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, आंसर 3 है। तो डियर देख लीजिए, इस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे ना हम लोग जो है ईवीएस के क्वेश्चन को, ईवीएस नहीं किसी भी पैडालॉजी के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में बोझ के बिना सीखना क्या बताता है। पहला ये कि ईवीएस पाठ्यक्रम को आधा कम करने की ज़रूरत है, स्कूल बैग का कम वजन, ईवीएस पाठ्य पुस्तकों में अध्यायों की कम संख्या, अबोध का भार कम करने की ज़रूरत है। तो डियर, इसका मतलब क्या हुआ कि बोझ के बिना सीखना। इसका मतलब क्या हुआ ना कि जो हम लोग स्कूल में जो स्कूल बैग लेके जाते हैं, बहुत सारा किताब कॉपी डाल के जाते हैं ना, तो उसकी बोझ को कम करना है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि ईवीएस कक्षा में समूह में सीखने का क्या उद्देश्य है। तो पहला डियर है कि छात्रों को आसानी से प्रबंधित करना और वर्कलोड को कम करना, ठीक है। समूह में सीखने का क्या उद्देश्य है, यानी डियर अगर समूह में कोई सीखता है तो इसका उद्देश्य क्या है, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, पहला कि वर्कलोड को कम करना, दूसरा लड़के और लड़कियां अलग अलग सीख सकते हैं। तो डियर, ऐसा नहीं हो सकता कि कभी भी हम लोग लड़की और कभी भी स्टेटोटाइप की बात हम लोग नहीं करेंगे, जेंडर की बात कभी भी नहीं होना चाहिए आपका पैडालॉजी में। इस बात का आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि कम और उच्च प्रदर्शन करने वाले छात्रों को अलग करना और उपचारात्मक शिक्षण देना। तो डियर, एक बात याद रखिएगा, यहाँ पे समावेशित शिक्षा की बात होती है, जहाँ पे हर तरीके के बच्चे जो है आपका रहता है। तो जब भी इस तरीके का क्वेश्चन है ना कि कम और उच्च प्रदर्शन करने वाले, यानी ऐसा लगना चाहिए जहाँ पे ये बच्चों को अलग कर रहा है,
जहाँ समावेशित शिक्षा की बातें नहीं हो रही है तो वो सेंटेंस जो रहता है ना हमेशा आपका गलत होता है, ठीक है। चौथा आपका सहयोग के मूल्यों को लागू करने और एक साथ काम करने के लिए प्रत्येक बच्चे को सक्रिय रूप से भाग लेने और सीखने में सक्षम बनाना। देख लीजिए डियर, अगर हम पॉजिटिव और नेगेटिव को दिमाग में लेके चले, ठीक है ना, इस कॉन्सेप्ट को भी, तो आप देख सकते हैं कि इस ऑप्शन में कितनी पॉजिटिविटी है, ठीक है ना। इसके बाद ये एक समावेशित शिक्षा की भी बात करता है, जहाँ पे हर बच्चे को बोल रहा है कि एक साथ काम करने के लिए प्रत्येक बच्चे को सक्रिय रूप से भाग लेने और सीखने में सक्षम बनाना। तो डियर करेक्ट आंसर क्या है? आंसर 4 है। तो डियर हम देख सकते हैं कि ना कि ये जो पैरालॉजी के क्वेश्चन जो रहते हैं उसको हम लोग कैसे कॉन्सेप्ट के बेसिस पे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसी कॉन्सेप्ट जो है और ऐसी कीवर्ड ट्रिक हम आपको आगे बताते चलेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके कि बाला का पूरा रूप क्या है। पहला है आपका बैल सहायता प्राप्त अधिगम आकलन, दूसरा है मस्तिष्क सहायता प्राप्त अधिगम असाइनमेंट, तीसरा है आपका अधिगम सहायक के रूप में ब्रेल, अधिगम सहायक के रूप में बिल्डिंग। तो डियर इसका करेक्ट आंसर है आंसर 4, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वैकल्पिक ढांचे का क्या अर्थ है। पहला ये है कि सभी विचार जो दृढ़ता से बच्चों द्वारा अर्जित किए जाते हैं, दूसरा है आपका विभिन्न भौतिक घटनाओं का पाठ्य पुस्तक स्पष्टीकरण, तीसरा है आपका विचार जो अवधारणाओं के औपचारिक रूप से स्वीकृति स्पष्टीकरण के से अलग हो, और चौथा है आपका वर्तमान में वैज्ञानिकों और सामाजिक वैज्ञानिकों द्वारा आयोजित विचार। तो डियर इसका करेक्ट आंसर है आंसर 3 कि विचार जो अवधारणाओं के औपचारिक रूप से स्वीकृत स्पष्टीकरण से अलग है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि महिलाएं पुरुषों की तुलना में कमज़ोर है, ये एक डैश है। तो पहला ऑप्शन है अंधविश्वास है, एक है मिथक है, या वैज्ञानिक तथ्य है, या रूढ़िबद्ध धारणा है। तो डियर ये जो है ना एक तरह का रूढ़िबद्ध धारणा है, जो कि पहले के लोग कहते थे कि महिलाएं ऐसी होती है, पुरुष ऐसे होते हैं, ठीक है ना, जो कि तो इस तरीके की जब भी बातें होती है ना तो याद रखिएगा वो रूढ़िबद्ध धारणा होती है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि भारत में बिहार के सापेक्ष जम्मू कश्मीर और गोवा की स्थिति क्या है। तो डियर देख लीजिए, बिहार के सापेक्ष जम्मू कश्मीर और गोवा बोल रहा। पहला ऑप्शन है दक्षिण पश्चिम और उत्तर पूर्व, पूर्व पश्चिम, तीसरा पश्चिम और पूर्व, और चौथा उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम। तो डियर इसका करेक्ट आंसर है उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम, यानी जम्मू कश्मीर उत्तर पश्चिम में आ गया और गोवा क्या हो गया? दक्षिण पश्चिम में आ गया बिहार के। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वाष्पीकरण की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस स्थिति में सबसे धीमी होगी। तो डियर किस स्थिति में सबसे धीमी होगी? पहला तो है आपका सतह क्षेत्र और तापमान दोनों में कमी। तो डियर इसका करेक्ट आंसर 1 ही में पता चल रहा है। देख लीजिए, अगर देखिए उसका सरफेस एरिया बोल रहा है, सतह क्षेत्र मतलब कि उसका जो ऊपर का भाग जो सरफेस एरिया बोल रहा है वो, और अगर तापमान अगर दोनों कम रहता है तो सही बात है कि वाष्पीकरण कम रहेगा, ठीक है। अगर तापमान ज़्यादा रहेगा डियर, अगर तापमान ज़्यादा रहेगा तो क्या होगा कि आपका तापमान ज़्यादा रहेगा, उसका सतही क्षेत्र भी जो रहेगा, तो इससे क्या होगा? वाष्पीकरण जो रहेगा ज़्यादा तेज़ी से होगा। दूसरा देख लीजिए आप क्या बोल रहे हैं कि सतह क्षेत्र और तापमान दोनों में वृद्धि। तीसरा बोल रहा है आपका सतह क्षेत्र बढ़ता है लेकिन तापमान घटता है। तो चौथा बोल रहा है आपका सतह क्षेत्र घटता है लेकिन तापमान बढ़ता है। तो डियर इसका करेक्ट आंसर है आंसर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्थानों, दूरियों और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की क्षमता है। पहला ग्राफिक कौशल, दूसरा दिशात्मक कौशल, तीसरा है चित्रण कौशल, चौथा स्थितीय कौशल। तो डियर स्थानों, दूरियों और दिशाओं तीनों को समझने के लिए क्या होना चाहिए? चिंतन कौशल होना चाहिए, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि किस राष्ट्रीय पाठ्यचर्चा फ्रेमवर्क एनसीएफ ने प्राथमिक स्तर पर एक एकीकृत पाठ्यचर्चा क्षेत्र के रूप में पढ़ाए जाने के लिए पर्यावरण अध्ययन की सिफारिश की। तो डियर एनसीएफ 2000 जो है एनसीएफ 2000, ठीक है ना। तो ये याद रखिएगा कौन सा फ्रेमवर्क बोल रहा है, तो एनसीएफ 2000 बोल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारत में किस क्षेत्र में स्थानांतरित खेती करने का प्रचलन है। तो डियर स्थानांतरित खेती करने का प्रचलन किस में है? पहला तो आपका देख लीजिए दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में है, दूसरा है उत्तर पूर्वी क्षेत्र में है, तीसरा है दक्षिणी क्षेत्र, और चौथा उत्तर पश्चिमी क्षेत्र। तो डियर इसका करेक्ट आंसर है
उत्तर पूर्वी क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नदी बांधों से उत्पन्न जल विद्युत के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो डियर पहला ऑप्शन है, बांध स्वदेशी लोगों को अपनी नदी की जीवन रेखाओं से अलग करते हैं। दूसरा है, बांध टिकाऊ विकास को प्रोत्साहित करते हैं। तीसरा, ये पानी या हवा को प्रदूषित नहीं करता। चौथा है आपका, जल विद्युत सुविधाओं से बड़े पर्यावरणीय प्रभाव हो सकते हैं। तो डियर इसका करेक्ट आंसर है आंसर बी, कि बांध टिकाऊ विकास को प्रोत्साहित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रीन हाउस गैस है? तो डियर पहला ऑप्शन है जलवाष्प, दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा मीथेन। तो डियर ये सब जो है आपका ग्रीन हाउस गैस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में ठंडे रेगिस्तान मानसून से प्रभावित क्यों नहीं होते? तो पहला ऑप्शन है दिया कि ठंडे रेगिस्तान बहुत ऊंचाई पे है। दूसरा है, ठंडे रेगिस्तानों में गर्मियाँ और बेहद ठंडी सर्दियाँ होती है। नेक्स्ट है आपका डियर यहाँ पे ना कम गर्मियाँ होगा और बेहद ठंडी सर्दी होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक हो चुका है। तीसरा ऑप्शन है आपका ठंडे रेगिस्तान हिमालय की वृष्टि छाया में होते हैं। और चौथा है आपका कि ठंडे रेगिस्तानों में हवा बहुत पतली यानी कम होती है। तो डियर इसका करेक्ट आंसर है आंसर 3, कि ठंडे रेगिस्तान हिमालय की वृष्टि छाया में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि ताजमहल के पीले होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक जिम्मेदार है? पहला है आपका क्लोरीन, दूसरा है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, तीसरा है सल्फर डाइऑक्साइड, तीसरा है सल्फर। तो डियर इसका करेक्ट आंसर है आपका सल्फर डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका गोलकोंडा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि गोलकोंडा किला किसने बनवाया? तो डियर पहला है आपका पल्लव राजवंश, दूसरा है चोल राजवंश, तीसरा है चालुक्य राजवंश और चौथा है आपका काकतीय राजवंश। तो डियर करेक्ट आंसर है आपका आंसर 4 काकतीय राजवंश। चौथा क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, 15 ग्राम पर मिलीलीटर यानी 15 ग्राम पर मिलीलीटर घनत्व है और 3 मिलीलीटर आयतन है, किसी वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा? मतलब उसकी डेंसिटी क्या होगा? तो डियर इस क्वेश्चन में हम लोग को निकालना क्या है, द्रव्यमान निकालना है, ठीक है। तो देख लीजिए घनत्व का क्या होता है आपका फॉर्मूला, द्रव्यमान को जब हम लोग गुना करते हैं आयतन से ना, तब आपको घनत्व निकलता है। तो हम लोग को द्रव्यमान निकालना होगा तो क्या करेंगे, हम लोग घनत्व को आपका आयतन से गुना कर देंगे, घनत्व को आयतन से हम लोग गुना कर देंगे। तो डियर ये जो है आपका ये क्या दिया हुआ है, घनत्व दिया है और आयतन कितना दिया हुआ है आपका 3 ml दिया है और 15 ग्राम पर मिलीलीटर कितना दिया हुआ है, ये आपका घनत्व दिया हुआ है। तो हम लोग को द्रव्यमान निकालने के लिए क्या करेंगे, आपको 15 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे यानी गुना कर देंगे। तो कितना हो जाएगा 45 है। अब देखिए डियर यहाँ पे जब हम लोग गुना करेंगे तो ग्राम पर मिलीलीटर है, ठीक है, और ये आपका मिलीलीटर है। तो मिलीलीटर कट जाएगा, कितना बचेगा, सिर्फ ग्राम बचेगा। तो इस तरीके से कितना आंसर हो जाएगा आपका, द्रव्यमान 45 ग्राम हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? ठीक है, पहला है आपका भार, दूसरा है द्रव्यमान, तीसरा गुरुत्वाकर्षण, चौथा है संवेग। तो डियर इसका करेक्ट आंसर क्या है, आंसर 2 है, द्रव्यमान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ऐसी वस्तु जिसमें से कोई प्रकाश किरण गुजर नहीं सकती कहलाती है? डियर कोई प्रकाश जो है और किरण गुजर नहीं सकती उसको हम क्या कहते हैं, अपारदर्शी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि पृथ्वी की सतह पर किसी वस्तु का भार क्या होगा जिसका द्रव्यमान चंद्रमा की सतह पर 10 kg है? डियर अगर कोई भी वस्तु है ना, अगर पृथ्वी पे है तो उसका जो भार जो रहेगा 6 गुना होगा किस पे, चंद्रमा की वस्तु से। लेकिन अगर कोई भी वस्तु जो है दोनों की सतह पे है तो क्या होगा, उसका द्रव्यमान जो रहेगा सेम रहता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 10 kg हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक विलय की विघटन दर डैश पर निर्भर करती है? पहला है भार, दूसरा है दाब, तीसरा है तापमान, चौथा है सतह क्षेत्र। तो डियर करेक्ट आंसर है आपका तापमान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुषमा चाहती है कि उसके छात्रों को पेड़ों के संरक्षण के लिए संवेदनशील बनाया जाए, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा करने की सबसे उपयुक्त रणनीति है? पहला तो बच्चों को एक पौधों को अपनाने और पोषित करने में मदद करना, दूसरा है आपका कि कक्षा में बहस आयोजित करना, समूह चर्चा, पोस्टर बनाना। तो डियर एक बात याद रखिएगा, जब भी आपका पेडालॉजिकल क्वेश्चन आएगा अगर ऐसा ऑप्शन दिख जाए जहाँ पे आपको करके सीखने की बात होती है, ठीक है ना, यानी उपयोग
प्रयोग करो, फिर सीखो, फिर उस वक्त करके सीखो, या आपका जो रियल लाइफ से जो जोड़ता है, जैसे कि ये खुद पौधे लगाएगा, उसको पोषित करेगा, तो ये एक रियल लाइफ से जोड़ रहा है, ठीक है ना। तो इस तरीके का ऑप्शन जो रहता है हमेशा सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि अभय ने अपने छात्रों से उन बीमारियों पर समूह में एक सर्वेक्षण करने के लिए कहा जिनसे उनके पड़ोस के लोग पीड़ित थे। पाठ्य पुस्तक में सर्वेक्षण का उल्लेख नहीं किया गया है। इस शिक्षण अधिगम की रणनीति के लिए कौन सा विकल्प प्रशासनिक है, नहीं है। पहला तो ये कि इससे समुदाय को उन बीमारियों को समझने की मदद मिलेगी जिनसे वो पीड़ित है, तो डियर ये तो सही है। दूसरा देख लीजिए कि इसमें समुदाय के साथ बातचीत करने का अवसर प्रदान किया, सही है। इसमें बच्चों को वास्तविक जीवन के साथ सीखने में मदद मिली, ठीक है, ये भी सही है। नेक्स्ट है आपका, इसमें बच्चों को डाटा हैंडलिंग समझने और एक साथ काम करने में सक्षम बनाया, तो डियर इसका करेक्ट आंसर क्या है, आंसर 4 है, ठीक है। यहाँ पे बोल रहा नहीं है बोला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि आपातकालीन परिस्थितियों के बारे में बात करने के लिए प्रिया के बच्चों ने अनुभव पूछे जब उन्हें कभी आपात स्थिति का सामना करना पड़ा। बच्चों ने आग, बिजली के झटके और सड़क दुर्घटनाओं के साथ अपने अनुभव सुनाए। उन्होंने प्रश्न पूछे, उनकी मौजूदा समझ का आकलन किया और समाचार पत्रों से सड़क सुरक्षा विज्ञापनों जैसे संसाधनों का उपयोग के सुरक्षा पहलुओं पर चर्चा की और क्रमशः आग और बिजली के झटके पर सुरक्षा दिशा निर्देशों पर चर्चा के लिए एलपीजी और इलेक्ट्रॉनिक बिल का इस्तेमाल किया। प्रिया द्वारा अपनाया गया सबसे उपयुक्त दृष्टिकोण कौन सा है, तो डियर पहला है आपका मानववादी दृष्टिकोण, संज्ञानात्मक दृष्टिकोण, अनुभवनात्मक दृष्टिकोण या अन्वेषण दृष्टिकोण, तो डियर करेक्ट आंसर क्या है, आंसर 4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका समुदाय एक महत्वपूर्ण शिक्षण और अधिगम संसाधन है क्योंकि कोई भी समुदाय में उपलब्ध समस्त ज्ञान का बिना आलोचना के स्वीकार कर सकता है। दूसरा, ये सस्ता और सुलभ है, बुजुर्ग लोग बुद्धिमान है और उनके पास समय है। चौथा है, वो वास्तविक परिस्थिति में सीखने का अवसर प्रदान करता है, तो डियर करेक्ट आंसर क्या है, आंसर 4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईवीएस शिक्षण अधिगम में कक्षा में प्राप्त अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ने और इसे समृद्ध करने का तात्पर्य है कि पाठ्यचर्चा से बाहर जाना, पाठ्य पुस्तकों से बाहर जाना, वैश्विक पर्यावरणीय मुद्दों और चिंताओं के पाठ्य पुस्तकों से लिंक करना या पुण्य विद्यालय दृष्टिकोण, तो डियर बोल रहा है यहाँ पे क्वेश्चन में कि ईवीएस के शिक्षण अधिगम में कक्षा में प्राप्त अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ने और इसे समृद्ध करने का तात्पर्य क्या है कि पाठ्य पुस्तकों से बाहर जाना, केवल किताब को पढ़ना, ठीक है, ये आपका उचित नहीं है। उससे छोड़कर हमें बाहर की ओर भी बातें करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कक्षा 3 के छात्रों को रमा ने सिखाया कि पिता, माँ, उनके बच्चे एकल परिवार का गठन करते हैं। यदि दादा दादी एवं अन्य रिश्तेदारों साथ रहते हैं तो ये एक विस्तारित परिवार है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, तो पहला, ये परिवार की अवधारणा को इसी तरह सिखाया जाना चाहिए। परिवार की परिभाषा गलत है। रामा और छात्रों के प्रति असंवेदनशील है। चौथा है शिक्षण अधिगम दृष्टिकोण समावेशी नहीं है, तो डियर इसका करेक्ट आंसर क्या है, आंसर 4 है, ठीक है, यानी शिक्षण अधिगम दृष्टिकोण समावेशी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी ईवीएस कक्षा में गतिविधियाँ है। पहला तो श्यामपट्ट का उपयोग, चित्र पढ़ना और फील्ड भ्रमण, तो डियर ये इसका आंसर क्या है, आंसर 4 है, ठीक है, यानी सारा चीज़ जो है सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम बच्चों की समग्र शिक्षा का कारण बन सकता है। यदि ये है, पहले विषयगत, एकीकृत, समावेशी, ये सभी, तो डियर करेक्ट आंसर क्या, आंसर 4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईवीएस पाठ्यपुस्तक में सपेरों पर एक अध्याय है और इसका उद्देश्य बच्चों को जागरूक और और संवेदनशील बनाना है। पहला है कि पशुपालन आजीविका का अच्छा स्रोत है कि ये एक अवैध कार्य है। सपेरों के लिए क्योंकि बच्चे इन दिनों अक्सर उन्हें नहीं देखते हैं, डियर यहाँ पे अक्सर है, सॉरी। नेक्स्ट है आपका कि सपेरे सांपों को नुकसान नहीं पहुंचाए और उन्हें अपनी आजीविका से वंचित करने से पहले विकल्पों को प्रदान करने की आवश्यकता है, तो डियर इसका करेक्ट आंसर क्या है, आंसर 4 है, ठीक है। देख लीजिए क्वेश्चन कि इसका उद्देश्य बच्चों को जागरूक करना और संवेदनशील बनाना है। पहला तो ये कि सपेरे सांपों को नुकसान नहीं पहुंचाए और उन्हें अपनी आजीविका से वंचित करने से पहले विकल्पों को प्रदान करने की आवश्यकता है। तो डियर हम पूरे 30 क्वेश्चन को डिस्कस कर चुके हैं, तो उम्मीद करते हैं कि आप इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट
को भी सीखे होंगे। और डियर हम और एक दो ट्रिक बता देते हैं और कीवर्ड दे देते हैं। अगर कभी भी आपको रट्टा मारना, ठीक है ना, याद करना, मेमोराइजिंग करना, कंठस्थ करना, ऐसे बातें आएगी तो याद रखिएगा वो हमेशा गलत रहता है, ठीक है। और अगर आपको कहीं भी विविध वर्ड आ जाएगा ऑप्शन में तो याद रखिएगा वो हमेशा जो रहेगा सही होगा। या आपका ऐसा चीज़ को क्वेश्चन को ऑप्शन में दिया हुआ रहेगा ब्रेन स्टॉर्मिंग, ठीक है, यानी ब्रेन स्टॉर्मिंग क्वेश्चन जो रहता है, ठीक है, चाहे ब्रेन स्टॉर्मिंग वर्ड का कीवर्ड का यूज़ होता है तो वो भी ऑप्शन जो रहता है हमेशा सही होता है। ऐसे डियर हम जब जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ना तो हम आपको कीवर्ड देंगे, तो देखिएगा आप जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेट पेडालॉजी का सॉल्व कीजिएगा तो आपको काफ़ी कॉन्फिडेंस आएगा और आप इजली पेडालॉजी के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। हम फिर मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और चैनल में नए आए तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।